Okay, hello, good morning. In the last lecture, we have seen the TDS rates. What is the TDS? What are the rates? What are the cutoff of TDS? कभी TDS कटना चाहिए. So यहाँ पे हम लोगों ने easy way भी देखा था कि TDS को याद कैसे रखना है सेक्शन के साथ. So यहाँ पे आपको इतने sections याद रखने पड़ेंगे. That is 192 जो टू है, that is for salary है. इसका इनकम टैक्स स्लैब रेट से कट ऑफ है, मतलब यहाँ पे कुछ स्पेशल कट ऑफ नहीं है. ये जो हम लोग ने स्लैब रेट देखा था दैट इज 0 to 2,50,000 तक नील होगा. 2,50,000 to 5,00,000 तक अगर आप क्रॉस होते हो तो 5% टैक्स पे करना है. 10 लाख से लाइक 5 लाख से 10 लाख तक जाते हो तो 20% पे करना है. अबाउट 10 लाख रहेगा तो 30% टैक्स रेट पे करना है. मैं ओल्ड रिज्म की बात कर रही हूँ. न्यू रिज्म मैंने आपको पढ़ाया है बट वो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल है. सो हम लोग अभी ओल्ड ही पढ़ रहे हैं बट मैंने आपको न्यू भी बताया हुआ है. सो ये जो होगा वो स्लैब रेट से एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट इज 194 एच. एच इज फॉर कमीशन. आपको याद रखना है कि अगर आपने किसी को कमीशन का पेमेंट किया है तो अगर वो 15,000 के ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो आपको 5% टीडीएस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अगर 15,000 क्रॉस होता है तो. आफ्टर दैट वी हैव सीन द 194 आई. आई स्टैंड्स फॉर रेंट. अगर आपने कोई भी चीज हायर किया है, जैसे कि प्लांट मशीनरी हायर किया है आपने, तो उसका अगर आपने वो हायर का चार्जेस कितना पे किया है, अगर 2,40,000 के ऊपर पे कर रहे हो आप, ईयरली की बात चल रही है यहाँ पे अमाउंट 2,40,000 अगर क्रॉस हो जाता है आपका पूरे साल भर में तो आपको 2% एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि 2,40,000 अगर पूरे साल भर का है तो मंथली कितना होगा. बिकॉज नॉर्मली तो हम लोग रेंट वगैरह होता है वो तो रेंट तो हम लोग नॉर्मली क्या पे करते हैं, नॉर्मली मंथली पे करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, मंथली भी आप ले सकते हो. उसके बाद 194 जे है, दैट इज योर प्रोफेशनल सर्विस. प्रोफेशनल सर्विस क्या है, अगर आपने किसी को सर्विस लिया है और आप उसका पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट का वैल्यू 30,000 क्रॉस होता है देन यू हैव टू पे द 10% एज अ टीडीएस. आफ्टर दैट 194 ए है. ए जो है वो इंटरेस्ट की बात चल रही है. अगर अपनी बैंक्स अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है, पोस्ट ऑफिस अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है तो 40% मतलब 40,000 रुपीज तक का आपको फ्री है. 40,000 के ऊपर अगर आपने बैंक आपको इंटरेस्ट देगी तो 10% टीडीएस कट करके आपको पे ऑफ करेगी. सीनियर सिटीजन रहोगे तो 50,000 के ऊपर आपको 10% कट करके मिलेगा. लेकिन अगर आपने किसी और से इंटरेस्ट लिया है, जैसे कि सिक्योरिटीज हुआ, तो 10,000 है, 10,000 पे 10% लगेगा. लेकिन डिबेंचर्स है तो 5,000 पे 10% लगेगा. दैट इज 193. दैट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट यहाँ पे देखो बताया हुआ है, मैं अभी वही डिस्कस कर रही थी. 10,000 रहेगा तो 10%. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको यहाँ पे मैंने बताया है 5,000. यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वही है ये चीजें. जो मैंने ऊपर ब्रैकेट में लिखी है 194 ए के अंदर वो चीजें यहाँ पे मैंने अलग से भी बताई है आपको 193 में. दैट इज सिक्योरिटी रहेगा तो 10,000 और लाइक डिबेंचर्स रहेगा तो 5,000 लगेगा तो 10% ही आपको टीडीएस. 194 सी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए है. अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते हो 30,000 के ऊपर तो 1% वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ लगेगा. एंड ईयरली अगर आप पेमेंट कर रहे हो दैट इज योर एग्रीगेट अमाउंट तो 1 लाख पे आपको पे करना पड़ेगा. अगर आप कंपनी हो तो 2% डिडक्ट होगा. आप इंडिविजुअल हो एचयूएफ हो तो 1% डिडक्ट करने को ये बताया है. इसको याद रखने का हम लोग ने देखा था कि कीवर्ड क्या है. हाईजेक आपको याद रखना है. व्हाट डू मीन बाय हाईजेक. सो हाईजेक आपको याद रखना है. दैट इज एच कमीशन आएगा, आई रेंट आएगा, जे प्रोफेशनल आएगा, ए इंटरेस्ट आएगा एंड सी जो आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा. तो ये हम लोग ने याद कैसे रखना है वो हमने देखा था. आज हम लोग थोड़ा सा टीडीएस के बारे में और जानते हैं कि टीडीएस अगर नॉर्मली मार्केट में क्या होता है पता है, ये आपका कट ऑफ तो दिया हुआ है लेकिन ये कट ऑफ होने के बावजूद भी, कम होने के बावजूद भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैं आपके इंटरेस्ट प्रोफेशनल टैक्स की बात करती हूँ, प्रोफेशनल सर्विस की बात करती हूँ. आपने किसी को प्रोफेशनल सर्विस दिया, आपने किसी को प्रोफेशनल सर्विस दिया और वो आपको पेमेंट कर रहा है प्रोफेशनल सर्विस का. जब आपको पेमेंट करेगा तो इवन दो 30,000 से कम है तो भी वो 10% टीडीएस डिडक्ट करता है. वो बोलता है कि आप क्लेम कर देना बाद में. आप बाद में आईटीआर भर के आप उसको क्लेम कर सकते हो. तो समटाइम्स ऐसा इशू होता है. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, उसको अगर मेरे को पहले से बताना है तो यहाँ पे देखो बताया एक फॉर्म है टीडीएस डिडक्शन. एक इंडिविजुअल और लोगों के लिए क्या है, लेस देन 60 एज वालों के लिए फॉर्म 15G है और सीनियर सिटीजन रहेगा तो फॉर्म 15H है. इसको बोलते हैं नो डिडक्शन ऑफ टैक्स.
अगर आपको पता है कि आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो या इसमें से कोई भी आप दे रहे हो, ये जो टीडीएस का सेक्शन है इसमें से आप कोई भी प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो या नॉर्मल कोई भी सर्विस दे रहे हो, कमीशन के लिए काम कर रहे हो, रेंट के लिए अगर कुछ हायर किया है, ये सब चीजें आपको पता है और आपको कट ऑफ भी पता है, बट आपको ये भी पता है कि कट ऑफ कम है तो भी सामने वाला मेरा टीडीएस कट करेगा, तो आप उसको क्या करो, ये फॉर्म भर के दे दो। 15 फॉर्म 15G और 15H आप उसको फिलअप करके आप दे सकते हो। तो फॉर्म 15G और 15H का मतलब क्या है, नॉर्मली ये डिक्लेरेशन फॉर्म है दैट आपके पास आप फिलअप करके दोगे कि मुझे पता है कि मेरा इतना टीडीएस, लाइक मेरा इतना इनकम नहीं है जितना आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, या इतना अमाउंट नहीं है, कट ऑफ का अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मली एक्चुअली हम लोग ये फॉर्म तो बैंक में देते हैं नॉर्मली, क्योंकि बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट आपका रहेगा ना, कम रहेगा ना तो भी वो लोग डिडक्ट कर देते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट का अमाउंट 40,000 हो गया है, अगर आपका अमाउंट 40,000 क्रॉस होगा तो टीडीएस डिडक्ट करना है, बट बैंक क्या करेगी, अगर आपका अमाउंट कम भी होगा तो वो डिडक्ट कर सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो बोलेगी फॉर्म भर के दो मुझे, तो ये फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा। तो फॉर्म 15G और 15H, 15G फॉर इंडिविजुअल है, H फॉर जो सीनियर सिटीजन है, बट है क्या ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये डिपॉजिट होल्डर के लिए है, क्या आप फिलअप करके दीजिए, इंश्योर दैट कि नो टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम देयर इंटरेस्ट इनकम, मतलब उनकी इनकम में से टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, मतलब आप कट ऑफ लिमिट से कम हो, ऐसा आपको भर के बताना पड़ेगा। जैसे नो डिडक्शन ऑफ टैक्स था तो ये फॉर्म मैंने आपको बता दिया, उसके बाद एक लोअर डिडक्शन भी आता है। लो सी ये दोनों एक ही है, लोअर डिडक्शन बोलो या टैक्स कम लग रहा है या फिर टैक्स कम डिडक्ट किया है, ऐसा नॉर्मली आप बोल सकते हो, या फिर आप डिडक्शन करना ही नहीं है आपको, या तो आप कम करो या तो हमको करना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला हुआ है 197 सेक्शन के अंदर कि नॉर्मली कंपनी लोग को 1% कर दिया है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 2% लग रहा था, तो कंपनी के ऊपर हम लोग को 1% लगेगा, दैट इज और लोअर डिडक्शन, वो लोग के लिए कम किया हुआ है। अगर आप ये फॉर्म फिलअप करके दोगे, यहाँ पे ये फॉर्म तो आप कभी भी फिलअप कर सकते हो, फॉर्म 13 के अंदर, ये ऊपर वाला फॉर्म 15 था, लोअर डिडक्शन के लिए फॉर्म 13 है, ये फॉर्म 13 आप कभी भी फिल करके दे सकते हो, इसका टाइम लिमिट नहीं है। ये आपको ये फॉर्म 15 का टाइम लिमिट है, डिडक्शन करने से पहले, इनकम मिलने से पहले आपको ये फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि इनकम मिलने के बाद क्या होगा, इनकम एक बार आपको मिल गया तो फिर क्या होगा, टीडीएस तो डिडक्ट हो चुका है ऑलरेडी, फिर अभी आप फॉर्म भर के क्या करोगे, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको क्या समझना था, समझना यही है आपको कि फॉर्म 15 जो होगा उसका टाइम लिमिट है कि टीडीएस डिडक्ट, मतलब अमाउंट मिलने से पहले आप उसको डिडक्शन के पहले फॉर्म फिलअप करके दे दो, ठीक है। लेकिन लोअर डिडक्शन का ऐसा कुछ भी नहीं है, या फॉर्म 13 कभी भी एसएससी कभी भी लाइक जो भी टैक्स पेयर है वो कभी भी फाइल करके दे सकता है, ये फॉर्म फिलअप करके आप दे सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए मुझे क्या लगेगा, एक रिसिपिएंट जो होगा उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, मुझे लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी पे करना पड़ेगा। एक फॉर्म 26 AS होता है, वो क्या होता है हम लोग अभी जस्ट देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फॉर्म 26 AS होता है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक नॉर्मली करंट ईयर का एस्टिमेशन इनकम भेजो आप, एस्टिमेशन मतलब आपको लग रहा है ना कि आपका इनकम, नॉर्मली आपको लग रहा है कि आपका इनकम कम है फिर भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो अभी आप वो टाइम पे क्या करोगे, तो वो टाइम पे आपको बताना पड़ेगा एस्टिमेशन, एक नॉर्मली रफली आप बना के भेजिए तो हमको आइडिया आएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को ये सब चीजें, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स, इट्स वन एंड द सेम ओनली। यहाँ पे आपको फर्क इतना है कि आपको फॉर्म 13 जो पे करना होगा दैट इज लोअर डिडक्शन के लिए फॉर्म 13 है, ये आपको कभी फाइल करना है, इसका टाइम नहीं है, ये आप कभी भी फाइल कर सकते हो, बट उसके लिए ये 3 चीजें आपको पे करनी पड़ेगी। बट करंट ईयर की बात चल रही है, उसके हिसाब से ही दे सकते हो, करंट ईयर में ही चल रहा है, बट आपको ये 3 चीजें अटैच करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया। नो डिडक्शन ऑफ टैक्स में क्या था, फॉर्म 15 था उसका, बट जी जो है वो लेस देन 80 वालों के, 60 वालों के लिए है, और ये अबाउ 60 वालों के लिए 15H जो है, मतलब आपको इंश्योर करना है कि आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए आपकी इनकम पे से, दैट इज अ नो डिडक्शन ऑफ टैक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज 26 AS। ये 26 AS होता क्या है, सो नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो ये 26 AS ये एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है, जिसके पास पैन कार्ड होगा वो ये अपना 26 AS फॉर्म चेक कर सकता है, ये इसको बोलते हैं व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। 26 AS को क्या बोलते हैं, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, इसको फॉर्म 26 AS भी बोला जाता है। नॉर्मली आप इनकम टैक्स ने जो आपको फैसिलिटी दी है उसमें आप क्या करोगे, आपके पास पेन नंबर है ही,
तो आपको पैन नंबर डाल के लॉगिन आईडी करना पड़ेगा, जैसे हम लोग नॉर्मली आईटीआर के लिए लॉगिन कर रहे थे इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाके, वैसे ही आपको लॉगिन करना है। हम लोग ई फाइलिंग में जाते थे नॉर्मली, ई इनकम टैक्स रिटर्न में जाते थे हम लोग, बट यहाँ पे आपको व्यू टैक्स रिटर्न में जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा नॉर्मली, ये जो होता है व्यू टैक्स क्रेडिट, ये क्या होता है, इसको आप बोल सकते हो कि आपकी ये एनुअल स्टेटमेंट है, जहाँ पे जितने लोगों ने आपका टैक्स डिडक्ट किया है, जितने लोगों ने भी आपका टैक्स डिडक्ट किया, आपको फॉर्म 26 एएस में दिखेगा। ट्रेसेस करके फाइल होती है, ट्रेसेस करके एक साइट होता है, हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर रहे थे ट्रेसेस के बारे में, कि टीडीएस रिकंसिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम, ये हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रेसेस के बारे में। तो आप ट्रेसेस के साइट पे जाके भी आप ये डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म 26 एएस। फॉर्म 26 एएस में मैंने आपको बताया कि एनुअल स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको कितने क्रेडिट अवेलेबल है, दैट इज आपके पैन नंबर से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने लोगों, आपके पास कितने डिडक्टर है, कितने लोगों ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, और आपके पास कितनी इनकम है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपके पास इनकम कितनी है वो दिखेगा, इनकम पे टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है वो दिखेगा, डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट तक कितना पहुंचाया है वो आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल से आपका इनकम है 1 लाख रुपया, इंटरेस्ट का इनकम है 1 लाख रुपया, 1 लाख के ऊपर लोगों ने 10% टीडीएस डिडक्ट किया, 10,000 आपका टीडीएस डिडक्ट किया, बट गवर्नमेंट को 5,000 ही डिपॉजिट किया, वो सब आपको 26 एएस में दिख जाएगा। क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपको पता चला 26 एएस आपने देखा और आपको पता चला कि आपका इनकम 1 लाख का बरोबर है, वो बरोबर है, टीडीएस डिडक्ट किया 10%, यस वो भी बरोबर है, लेकिन गवर्नमेंट को तो मेरे से 10,000 कलेक्ट किया, डिडक्ट किया, बट गवर्नमेंट को तो 5,000 ही पहुंचाया। अभी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अगर गवर्नमेंट को आपने 5,000 ही डिपॉजिट किया है, तो मैं गवर्नमेंट के पास जाके ये नहीं बोल सकती हूँ कि आपने 5,000 ही दिखा रहे हो मुझे 26 एएस में। 26 एएस में वही दिखेगा जितना आपके डिडक्टर ने गवर्नमेंट तक पहुंचाया रहेगा, उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप रिटर्न क्लेम करना चाहते हो, मतलब समटाइम्स क्या होता है, हम लोग को टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, हम लोग को आईटीआर से रिटर्न फाइल करके उसको रिटर्न लेना पड़ता है, रिटर्न क्लेम करना पड़ता है, लेकिन आप रिटर्न क्लेम उतना ही कर सकते हो जितना आपका अमाउंट गवर्नमेंट तक पहुंचा रहेगा। भले आपको 10,000 उसने डिडक्ट किया है आपके नाम से, लेकिन उसने पहुंचाया तो 5,000 ही है। जब अगर 5,000 ही पहुंचाया है तो आपको उसका बेनिफिट जो रहेगा वो आपको सिर्फ 5,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। दैट इज फॉर्म 26, ये इसको आप बोल सकते हो। इसको आप कंसोलिडेटेड एनुअल टैक्स भी बोल सकते हो। आपने कितना टैक्स डिडक्ट हुआ, देखो मैं आपको जो बता रही थी यहाँ पे लिखा हुआ है, टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट कितना किया है आपने, एडवांस टैक्स कितना पे किया है, सेल्फ असेसमेंट कितना पे किया है, कितना पे नॉर्मली किया है, उसका आपको पैन नंबर से पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब आपको पैन नंबर डाल के लॉगिन आईडी करना पड़ेगा, व्यू टैक्स क्रेडिट करके होगा, जिसको फॉर्म 26 एएस बोला जाता है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एज अ प्रूफ के लिए काम आता है कि अपना टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है किसी के बिहाफ पे। ये बैंक, यहाँ पे क्या होता है, बैंक होगा, एम्प्लॉयर होगा, जो डिडक्ट कर रहा है उसको भी आइडिया आ जाएगा, मतलब वो बताएगा, एक्यूरेट करने का उसको भी आइडिया आएगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, अगर किधर किधर मेरे को दिख ही नहीं रहा है तो उन लोग उसको लगेगा कि किसी को तो मालूम ही नहीं पड़ रहा ना, कम पे कर देता हूँ। बट नहीं, आप अगर आपका डिडक्टर अगर कम पे करता है, दैट इज एम्प्लॉयर होगा या डिडक्टर होगा, कम पे करता है और डिपॉजिट कम करता है गवर्नमेंट को, तो आपको बेनिफिट भी कम ही मिलेगा, बिकॉज आप क्लेम नहीं कर पाओगे, जितना गवर्नमेंट तक पहुंचाया है उतना ही क्लेम कर पाओगे। समझ में आया? मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी को पैन नंबर दिया है और वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, आपको 26 एएस में दिखना ही चाहिए, क्योंकि डिडक्ट किया है मतलब उसने गवर्नमेंट तक पहुंचाया होगा। गवर्नमेंट तक अगर पैसा नहीं पहुंचाया है, गवर्नमेंट तक अगर उसने पैसा नहीं पहुंचाया है, तो आपको आपके एम्प्लॉयर से या डिडक्टर से बात करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब इसमें कितने लोग भी हो सकते हैं, कोई भी सेक्शन हो सकता है, इसमें आपको हर चीज दिखेगी, डिडक्टर का नाम दिखेगा, कौन सी कंपनी ने डिडक्ट किया है, डिडक्टर का टेन नंबर दिखेगा, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कि डिडक्टर मस्ट हैव लाइक 10 नंबर, उसके पास पेन नंबर भी होना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। तो 26 ईयर्स के अंदर आपको ये सब चीजें दिखेगी। आपको अपना एनुअल टैक्स का ये स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा 203 के सेक्शन में जाके, आप देख सकते हो व्यू 26 एयर्स करके, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सो ये व्यू 26 समझ में आया आपको? क्या है, ये आपका टैक्स क्रेडिट है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है आपके बिहाफ पे, वो समझ में आ जाएगा, और गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट किया है वो पता चलेगा। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज टीडीएस का पेमेंट का ड्यू डेट क्या है। मतलब टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया, अभी पेमेंट कभी करूं मैं गवर्नमेंट को,
तो यहाँ पे आपको बताया है कि स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट इज अप्रैल टू फरवरी, क्या बोला है, अप्रैल टू फरवरी मंथ का अब क्या करोगे, जो नेक्स्ट 7th ऑफ द डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, दैट इज अगर मैंने आपका टीडीएस अप्रैल मंथ में डिडक्ट किया है तो मैं 7 तारीख को 7th मई तक में गवर्नमेंट को पेमेंट हो जाना चाहिए, दैट इज योर ड्यू डेट। मतलब एवरी मंथ की 7 तारीख को पेमेंट होता है, इन शॉर्ट याद रखने के लिए एवरी मंथ की 7 तारीख को पेमेंट होगा फरवरी से, सॉरी मई से, क्योंकि अप्रैल मंथ में अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो गवर्नमेंट को आप नेक्स्ट 7 को आप पेमेंट करोगे। मई में मई में डिडक्ट किया रहेगा तो जून की 7 तारीख को, जून में डिडक्ट किया रहेगा तो जुलाई की 7 तारीख को, जुलाई में किया रहेगा तो अगस्त की 7 तारीख को। ऐसा करते करते आपको क्या करना है, फरवरी तक बोला है, मतलब फरवरी मंथ का 7 मार्च तक आप पेमेंट कर दो। फरवरी मंथ में अगर टीडीएस डिडक्ट किया है तो 7 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मार्च मंथ का आपको पेमेंट करने का ड्यू डेट जो दिया हुआ है दैट इज 30 अप्रैल। आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, 7 अप्रैल नहीं बोला है। नॉर्मली मैंने आपको बोला एवरी मंथ की 7 तारीख को पे करना है, लेकिन सिर्फ मार्च का पैसा 30 अप्रैल को पे करने का। क्यों ऐसा, वो हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पे आपको डिडक्शन का मंथ भी बताया है और पेमेंट का मंथ बताया है। तो अगर डिडक्शन आपने अप्रैल मंथ में किया है तो पेमेंट आपको 7 मई को पे कर देना है, उसके आने वाले मंथ की 7 तारीख को आपको पेमेंट करना है। सिर्फ मार्च का 30 अप्रैल को करना है। क्यों, वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। ये डेट आपको याद रखना है कि टीडीएस का पेमेंट जो होता है गवर्नमेंट को वो एवरी 7 तारीख को होता है, या फिर आप बोल सकते हो 7th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। सिर्फ मार्च का 30 अप्रैल को होगा। इसका चालान, ये जो पेमेंट करना है आपको, पेमेंट कौन से चालान में करोगे, चालान नंबर 281। मुझे टीडीएस का जो पेमेंट करना होगा वो मैं चालान 281 में करूंगी। तो चालान आईटीआर का पेमेंट कैसे करूंगी फिर मैं, आईटीआर का पेमेंट आपको जो करना होगा वो चालान 280 में जाएगा। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे हैं, वैसे तो हम लोग देखेंगे ये भी। चालान नंबर 281 जो है वो टीडीएस का पेमेंट है, चालान नंबर 280 है वो आईटीआर का पेमेंट है। अगर आपको आईटीआर का पेमेंट करना है सो आप 280 पे जा सकते हो और पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो ये होगा। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे टीडीएस रिटर्न फाइलिंग आपको बताया हुआ, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का क्वार्टर एंड ड्यू डेट एंड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बताया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्वार्टर क्या बोला है, मतलब हम लोग को इतना समझ में आया है ये देख के कि टीडीएस का रिटर्न क्वार्टरली फाइल होता है। यहाँ पे टीडीएस का पेमेंट का डेट बताया मैंने, हर महीने की 7 तारीख को पेमेंट होता है, हर महीने की 7 तारीख को पेमेंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर रिटर्न फाइल में कभी करूंगी, देखो आपको यहाँ पे बताया सो यहाँ पे क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करना है, दैट इज अगर फर्स्ट क्वार्टर दैट इज अप्रैल टू जून, तो आपका ड्यू डेट दिया हुआ है कि 31 जुलाई को आप फर्स्ट क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर दीजिए। टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली होता है, एक क्वार्टर खत्म हुआ तो उसकी नेक्स्ट जो मंथ आएगी उसकी 31 को आपको रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल जैसे ही आप करोगे उसके 15 दिन के अंदर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप काउंट कर सकते हो कि रिटर्न फाइलिंग मैंने किया, ड्यू डेट मेरा 31 जुलाई है, अगर आप 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करते हो तो उसके अंदर 15 दिन मतलब 15 अगस्त आता है। सो उसके जब जब आप रिटर्न फाइल करोगे उसके 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट आता है। तो सेकंड क्वार्टर का क्या होगा, सेकंड क्वार्टर खत्म हुआ सितंबर में तो अक्टूबर में आपका उसका ड्यू डेट है। मतलब ड्यू डेट याद रखना है अगर आपको टीडीएस का, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि मेरा जो मंथ का क्वार्टर खत्म होता है तो उसके मंथ के बाद जो क्वार्टर खत्म होने वाला मंथ है उसके बाद जो मंथ आ रही है उसकी 31 को मुझे गवर्नमेंट को टीडीएस का रिटर्न फाइल करके बताना है। और रिटर्न फाइल जैसे ही मैं करके बताऊंगी उसका आपको 15 दिन के अंदर आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है अक्टूबर टू दिसंबर, दिसंबर मंथ के बाद क्या मंथ आता है, जनवरी, तो 31 जनवरी को आप रिटर्न फाइल कीजिए। 31 जनवरी के बाद रिटर्न फाइल करोगे तो 15 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा, दैट इज 15 सर। उसके बाद आपको बोला है जैन टू मार्च, लास्ट क्वार्टर है तो लास्ट क्वार्टर को आपको बोला हुआ है यहाँ पे 1 मंथ का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है। आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि जनवरी टू मार्च है तो यहाँ पे आपको 30 सी पेमेंट कभी कर रहे हो आप, देखो ना पहले आपको पेमेंट करना है उसके बाद में टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग करूंगी, राइट। तो अभी मैं मार्च का पेमेंट कभी कर रही हूँ, मैं मार्च का पेमेंट ही 30 अप्रैल को करने वाली हूँ।
जब मैं 30 अप्रैल को पेमेंट कर रही हूँ तो 1 मंथ का ग्रेस पीरियड मिला है मुझे, दैट इज 31 मई को आपको रिटर्न फाइल करना है। यहाँ पे देखो यार, मार्च मंथ का पेमेंट आपको 30 अप्रैल को करना है, तो 30 अप्रैल को करना है तो आप क्या करोगे, टीडीएस का रिटर्न जो होगा वो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया होगा, तो पेमेंट अप्रैल में हो रहा है तो 31 मई को आप रिटर्न फाइल कीजिए। जब भी रिटर्न फाइल करोगे उसके 15 दिन के बाद आएगा बोला था, तो 31 मई के बाद आपको 15 जून को सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का आपको याद रखना है, क्वार्टरली का ड्यू डेट याद रखना है, टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 फॉर्म बताया हुआ है, दैट इज फॉर्म 16 और फॉर्म 16A एंड B। तो फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 16 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 16 जो है वो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, अगर आपका टीडीएस सैलरी से डिडक्ट हुआ होगा, सॉरी सैलरी से अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ रहेगा तो आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फॉर्म 16 सबमिट करके देगा, मतलब एम्प्लॉयर फॉर्म 16 एम्प्लॉय को देता है, इतना आपको समझना है। अगर आपका टीडीएस अदर देन सैलरी डिडक्ट हुआ रहेगा, जैसे कि प्रोफेशनल डिडक्शन हुआ है, प्रोफेशनल सर्विस आपने दिया, उसने टीडीएस कट कर लिया, तो वो आपको फॉर्म 16A देगा। यहाँ पे फॉर्म 16 क्या है, एम्प्लॉयर आपको देगा जब अगर आपकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ रहेगा तो, लेकिन अदर देन सैलरी डिडक्ट हुआ रहेगा तो फॉर्म 16A आएगा। ये हम लोग ने कभी देखा था जब हम लोग आईटीआर रिटर्न फाइलिंग कर रहे थे ऑफलाइन का, तभी मैंने एक्सेल शीट में आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको ये फॉर्म 16 देख के फिल करना होगा। तो वो फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 16A क्या होता है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी याद रखना आप, फॉर्म 16 एम्प्लॉयर आपको देगा सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ रहेगा तो, 16A देगा अगर आपका अदर देन टीडीएस सैलरी डिडक्ट हुआ रहेगा तो, अदर देन सैलरी को टीडीएस डिडक्ट हुआ रहेगा तो। ये बी क्या है, फॉर्म 16B क्या है, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस किया और उसका आप पेमेंट कर रहे हो और वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हुआ रहेगा, तो टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आपको फॉर्म 16B देना पड़ेगा, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो फॉर्म 15B आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 था, इन लोग का डिफरेंस हम लोग ने देख लिया कि क्या डिफरेंस है इन लोगों के बीच में। फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर आपको देगा एज अ टीडीएस डिडक्ट हुआ है सैलरी पे। फॉर्म 16A है, ये क्या होगा, या अदर देन सैलरी को डिडक्ट हुआ रहेगा तो काम आएगा। फॉर्म 16B अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस किया है, फॉर्म 16B क्लियर हुआ। फॉर्म 16B क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप परचेस करोगे और टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको फॉर्म 15B बताना पड़ेगा। तो ये सब सर्टिफिकेट के नाम है, ये सब चीजें, ये सब, इसको आप सैलरी सर्टिफिकेट बोल सकते हो, फॉर्म 16 को सैलरी सर्टिफिकेट बोलो, फॉर्म 16A को अदर देन सैलरी सर्टिफिकेट आएगा, मतलब जिसने टीडीएस सर्टिफिकेट बोल सकते हो आप उसको। इंटरेस्ट कट, इंटरेस्ट दिया, प्रोफेशनल सर्विस हुआ, ये सब पे आपको 16A मिलेगा, मतलब अगर बैंक आपका टीडीएस कट कर रही है बैंक इंटरेस्ट पे, तो बैंक आपको 16A प्रोवाइड करेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हो तो 16B आपको प्रोवाइड करके मिलेगा। सो ये सब चीजें थी यहाँ पे। यहाँ पे टीडीएस का रिटर्न फॉर्म आपको बताया, यहाँ पे 4 रिटर्न फाइल कर सकते हो आप, 4 रिटर्न फॉर्म है यहाँ पे, मतलब अगर मुझे रिटर्न फाइल करना है तो क्वार्टरली करना है, वो मुझे समझ में आया, पेमेंट करना है, यस मुझे वो भी समझ में आया कि हर महीने की 7 तारीख को मुझे पेमेंट करना है। सिर्फ लास्ट मंथ के लिए मुझे याद रखना है कि यहाँ पे ये लोग ने 7 नहीं बोला है, 1 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है, तो पेमेंट करूंगी मैं 30 अप्रैल को, मार्च का 30 अप्रैल को पेमेंट करना है। तो जैसे आपने पेमेंट के लिए 1 मंथ का ग्रेस पीरियड मिला है, वैसे आपको यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग के लिए भी मिलेगा 1 मंथ का। सो लास्ट मंथ के लिए मार्च का रिटर्न फाइलिंग आप कब करोगे, 31 कभी करोगे, मई को करना पड़ेगा, 1 मंथ का ग्रेस पीरियड बोला हुआ है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट तो 15 जून को आएगा। सो रिटर्न फाइलिंग कौन से फॉर्म में करूँ, समझ में आया, रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली करना है, लेकिन कौन से फॉर्म में, यहाँ पे हमारे पास 4 फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि फॉर्म 24Q है, दैट इज 24Q क्या है, टीडीएस फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी सैलरी से फॉर्म 24Q दैट इज टीडीएस डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप 24Q में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी अदर देन सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो फॉर्म 26Q आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मतलब टीडीएस रिटर्न फाइल करने का भी एक एक फॉर्म है यहाँ पे। सैलरी से टीडीएस डिडक्ट किया है तो 24Q फाइल कीजिए,
अदर देन सैलरी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो 26Q फाइल कीजिए। एंड उसके बाद फॉर्म 27Q कभी करोगे आप, जब आप एनआरआई हो और टीडीएस डिडक्ट हुआ रहेगा आपके एनआरआई इनकम पे, तो आप फॉर्म 27Q पे आप फाइल कीजिए। फॉर्म 26Q भी आपको बोला है, दैट इज अंडर सेक्शन 194IA। ये किसका है, हम लोग ने सेक्शन में देखा था 194IA किसका है। 194IA जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। अगर आप परचेस कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना है। अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्म 16B आपका टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। तो ये 4 टीडीएस की रिटर्न की फॉर्म्स है जो आपको याद रखना है, दैट इज फॉर्म 24Q, 26Q। मतलब अगर सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो फॉर्म 24Q में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। अदर देन सैलरी डिडक्ट हो रहा है तो 26Q में चाहिए। एनआरआई इनकम पे डिडक्ट हो रहा है तो 27Q पे जाना पड़ेगा। एंड 194IA जो है दैट इज फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज 26QP में आप जा सकते हो। तो ये आपका टीडीएस का रिटर्न फॉर्म था। उसके बाद यहाँ पे आपको टीडीएस का इंटरेस्ट बोला हुआ है। अगर आपने यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बताया हुआ है, इंटरेस्ट लगेगा आपको। अगर आपने टीडीएस का डिडक्शन ही नहीं किया, आपको पता है कि अप्रैल मंथ में उसका टीडीएस डिडक्ट होता है, उसका इनकम क्रॉस हो गया है, तो उसका टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। और लेकिन आपको पता है और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपको 1% का डिडक्शन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, अपने या फिर नॉन डिडक्शन बोलो या फिर कम डिडक्शन बोलो, तो 1% आपको इंटरेस्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल से हमारा प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल सर्विस का क्या रूल है, अगर आपका इनकम 30,000 क्रॉस हो जाता है तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, ये आपको पता है। लेकिन अगर आप ये भूल जाते हो कि 30,000 उसका क्रॉस हो गया है फिर भी आपने 10% डिडक्ट नहीं किया है, तो आपको 1% का इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा। कौन सी डेट से, जब से उसको डिडक्ट करना चाहिए था, फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेबल टू द डेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन। जब तक आप, तब तक लगेगा जब तक आपने उसका एक्चुअल डिडक्शन नहीं किया होगा। मतलब अप्रैल मंथ में उसका टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, आपने नहीं किया, आपने जुलाई मंथ में किया, तो अप्रैल का इंटरेस्ट जाएगा, मई का इंटरेस्ट जाएगा, जून का इंटरेस्ट जाएगा और जुलाई का भी जाएगा। 1% पर मंथ के हिसाब से है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग नॉर्मली 234A में देख रहे थे, 234B देखा था, 234C देखा था, जो इंटरेस्ट हम लोग ने देखा था वो इंटरेस्ट यहाँ पे भी लगेगा 1% पर मंथ। ये 234E में लगेगा, वो ABC था, ये E में लगेगा। अगर आपने नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस, मतलब आपने डिडक्शन तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर रहे हो तो 1.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट का, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एम्प्लॉयर से या फिर एम्प्लॉय के इसमें से डिडक्शन तो कर लिया 10% के हिसाब से, 30,000 का क्रॉस हो रहा है फॉर एग्जाम्पल से, 40,000 का प्रोफेशनल सर्विस दिया, उसमें से 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, मतलब 4,000 आया। 4,000 में से भी मैंने डिडक्ट तो 4,000 किया, बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट मैं सिर्फ 2,000 कर रही हूँ। 4,000 डिडक्शन किया, 2,000 गवर्नमेंट तक पहुंचाया, 2,000 कम पहुंचाया, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1.5%। कब से, जब से आपने डिडक्शन करके रखा है, और पेमेंट कब तक करोगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे ऑफ करते रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला है लेट रिटर्न फाइलिंग। अगर आप टीडीएस ही लेट फाइल करते हो, आपको मालूम है क्वार्टरली फाइल करना होता है, लेकिन अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या होगा, लेट फी आपको पे करना पड़ेगा। आपको बोला हुआ है लेट फीस के लिए क्या बोला हुआ है, आप देखो 200 पर डे अंटिल फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर लेते तब तक आपको 200 पे ऑफ करना है। और आपकी लाइबिलिटी कितनी है, नॉर्मली यहाँ पे आपको दो चीजें चेक करनी होती है। इसके लिए क्या चेक करोगे आप, 200 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टीडीएस। फॉर एग्जांपल से मेरे को टीडीएस जो गवर्नमेंट को डिडक्शन हुआ है उसका रिटर्न फाइल करके बताना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से 40,000 मेरा टीडीएस का अमाउंट है और मैंने जब तक रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है, अब करो 200 रुपये पर डे के हिसाब से हम लोग आपका इंटरेस्ट लेंगे, बट मैक्सिमम हम लोग इंटरेस्ट आपसे उतना ही ले सकते हैं जितना आपका टीडीएस का अमाउंट है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपको वही बोला हुआ है, विच एवर इज लोअर की बात हो गई कि आपका लेट फीस का अमाउंट और मैक्सिमम आपका टीडीएस का अमाउंट कितना है, विच एवर इज लेस रहेगा वो हम लोग एज ए इंटरेस्ट पेनल्टी में आप लोग ले सकते हैं। लेट फीस हम लोग उतना चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपने लेट रिटर्न फाइलिंग किया तो 200 पर डे के हिसाब से आपको चार्ज होगा। फिर पेनल्टी भी लग सकती है, अगर आपने ज्यादा टाइम कर लिया तो हो सकता है कि आपने रिटर्न फाइल करना ही भूल गए। ये तो लेट रिटर्न फाइलिंग का 200 पर डे बोला है, लेकिन अगर आप फर्निश करना ही भूल गए, रिटर्न फाइल करना ही भूल गए, तो पेनल्टी भी लग सकता है, 10,000 रुपये मिनिमम है।
फिर डिपेंड्स कि आपने कितने टाइम तक रिटर्न फाइल नहीं किया है। मिनिमम 10,000 रुपये रिटर्न फाइल करने का आपको पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। तो ये तो मेरा TDS था, इंटरेस्ट का TDS का अमाउंट। समझ में आया ये आप लोग को TDS? सो हम लोग ने आज क्या क्या देखा, TDS देख लिया, उसके बाद हम लोग ने ये फॉर्म देखा, TDS का रिटर्न का फॉर्म देखा, फॉर्म 24Q है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सैलरी से डिडक्ट हुआ है तो फॉर्म 24Q, अदर देन सैलरी है तो 26Q, NRI इनकम है तो 27Q, और 194 IA जो है वो याद रखना है कि परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात चल रही है। फिर हम लोग ने क्वार्टरली देखा, आपको ये डेट्स याद रखने हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं ये लोग। TDS का रिटर्न फाइलिंग क्या होता है, कभी होता है, तो TDS का रिटर्न फाइलिंग हम लोग क्वार्टरली करते हैं। क्वार्टर मंथ खत्म हुआ, उसकी नेक्स्ट मंथ जो भी डेट आएगी उसमें 31st को आपको पे करना है। मतलब TDS का रिटर्न फाइलिंग आप 31st याद रख सकते हो कि 31st को डेट है और 15 तारीख को सर्टिफिकेट आता है। रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं देखने का कि 15 अगस्त छुट्टी का दिन है तो TDS सर्टिफिकेट आ ही जाएगा। सिर्फ लास्ट मंथ के लिए आपको ग्रॉस पीरियड मिला हुआ है, यहाँ पे ग्रॉस पीरियड आपको पेमेंट के लिए भी मिला हुआ है, पेमेंट के लिए भी आपको बोला हुआ है कि मार्च मंथ में आपको 30 अप्रैल को देना है, अदरवाइज नॉर्मल डिडक्शन जो भी हो रहा है उसकी नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को आपको पे ऑफ करना है। चलान 281 आपको फाइल करना है, ITR का 280 रहेगा, TDS का 281 है, वो आपको पता होना चाहिए। 26 क्रेडिट क्या होता है वो हमने देखा, 26 क्रेडिट क्या होता है, 26 AS आपकी पैन नंबर से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कितना कितना TDS डिडक्ट हुआ है और कितना बाकी है। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।